अस्पताल की उस ठंडी और वीरान राहदारी में समय जैसे ठहर गया था। हवा में फिनाइल, डिटॉल और एक अजीब सी कड़वी दवा की गंध रची बसी थी, जो इंसान को हर पल ये एहसास कराती थी कि वो जिंदगी और मौत की सबसे पतली रेखा पर खड़ा है। दीवारों पर लगा हल्का नीला रंग, जो शायद कभी शांति देने के लिए चुना गया होगा, अब किसी बर्फीली खामोशी की तरह सीने में चुभ रहा था। इस सन्नाटे को अगर कोई चीज चीर रही थी, तो वो थी आईसीयू के भीतर से आती वेंटिलेटर की एक रस बीप 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 की आवाज। ये आवाज किसी घड़ी के टिक टिक जैसी थी, जो हर बीतते सेकंड के साथ एक अनहोनी का संदेश दे रही थी। आईसीयू के बड़े से कांच के दरवाजे के पार बेड नंबर 4 पर श्वेता पड़ी थी। वो श्वेता जिसकी हंसी से कभी पूरा घर चहक उठता था, जिसके कदमों की आहट से कमरों में रोशनी भर जाती थी, आज ढेरों पारदर्शी नलियों, तारों और मशीनी मॉनिटर से घिरी हुई एकदम बेजान सी पड़ी थी। उसके चेहरे पर लगा ऑक्सीजन मास्क उसकी आधी रंगत को ढके हुए था, और उसका शरीर किसी मोम की मूरत की तरह शांत था। कांच के इस तरफ कौशल खड़ा था। उसका माथा कांच की बर्फीली सतह से टिका हुआ था। पिछले 4 दिनों से उसने न ठीक से खाना खाया था, न सोया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे, गाल धंस चुके थे और गालों पर बढ़ती दाढ़ी उसके बिखरे मानसिक संतुलन की गवाही दे रही थी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सिर्फ श्वेता के सीने को देख रही थी, जो खुद से नहीं बल्कि वेंटिलेटर के दबाव से धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। कौशल। पीछे से किसी ने बहुत ही भारी और धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा। कौशल के कंधे पर एक गर्म हाथ आकर टिका। कौशल ने मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था कि ये कौन है। ये डॉक्टर आशुतोष था, उसका बचपन का दोस्त, स्कूल का सहपाठी, और आज शहर के इस सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट। लेकिन इस वक्त आशुतोष एक डॉक्टर की सफेद एप्रन में होकर भी कौशल के लिए सिर्फ उसका दोस्त था, जो दिल ही दिल में भारी बोझ ढो रहा था। कौशल, मेरी बात सुन। आशुतोष ने कौशल के कंधे को धीरे से सहलाते हुए कहा। उसकी आवाज में पेशेवर कड़ाई से ज्यादा एक लाचार इंसान की बेबसी थी। तुझे अब थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा मेरे भाई। 4 दिन हो चुके हैं। कौशल ने धीरे से अपना सिर कांच से हटाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी श्वेता पर ही टिकी थीं। आशुतोष, मॉनिटर पर वो हरी लाइन चल रही है ना? उसकी सांसें चल रही है ना? तो फिर तू ऐसा क्यों बोल रहा है? वो सांसें उसकी अपनी नहीं है कौशल। आशुतोष की आवाज थोड़ी सख्त हुई, लेकिन उसमें दर्द साफ झलक रहा था। वो सिर्फ वेंटिलेटर का प्रेशर है। मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो उसका ब्रेन स्टेम अब कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। ईईजी की रिपोर्ट फ्लैट आ रही है। उसके दिमाग ने शरीर को निर्देश देना बंद कर दिया है। इसे हम न्यूरोलॉजी में ब्रेन डेड की स्थिति मानते हैं। तू झूठ बोल रहा है आशुतोष। कौशल झटके से मुड़ा। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और उनमें एक अजीब सी दीवानगियों भरी आग थी। उसने आशुतोष के एप्रन के कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तू तो डॉक्टर है ना? तूने तो न्यूरोलॉजी में गोल्ड मेडल लिया था ना? फिर तू कैसे कह सकता है कि सब खत्म हो गया? तू कोई चमत्कारी दवा दे, तू अमेरिका से डॉक्टर बुला, तू जितने पैसे चाहिए ले ले, पर मेरी श्वेता को ठीक कर। अस्पताल के 2 वार्ड बॉय तुरंत कौशल की तरफ बढ़े, लेकिन आशुतोष ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आशुतोष ने कौशल के हाथों को बहुत आराम से अपने कॉलर से हटाया और उसके दोनों हाथों को अपनी हथेलियों में थाम लिया। कौशल, अगर पैसे या मेरी डिग्री से श्वेता ठीक हो सकती, तो मैं अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा देता। आशुतोष ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। हमने बेस्ट ट्रीटमेंट दे दिया है, जो हो सकता था सब किया। तू चाहे तो उसे एम्स या अमेरिका ले जा, लेकिन कोई भी डॉक्टर तुझे इससे अलग जवाब नहीं देगा। अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, या फिर। आशुतोष रुक गया। वो आगे के शब्द नहीं बोल पाया। या फिर क्या आशुतोष? कौशल ने फुसफुसाते हुए पूछा। या फिर हमें उसे इस तकलीफ से आजाद करने के बारे में सोचना होगा। आशुतोष ने अपनी आंखें फेर ली। उसके वाइटल्स गिर रहे हैं कौशल। उसकी किडनी और लीवर पर भी इस सपोर्ट का असर पड़ रहा है। उसे और तकलीफ मत दे। बाहर निकल यहाँ से, कौशल चिल्लाया। उसकी आवाज आईसीयू के गलियारे में गूंज उठी। निकल जा आशुतोष, तू डॉक्टर नहीं, तू कसाई है। जब तक उसकी आखिरी सांस चल रही है, मैं कोई मशीन बंद नहीं होने दूंगा। तभी वेटिंग एरिया से प्रतीक दौड़ता हुआ आया।
प्रतीक श्वेता का छोटा भाई, जो पिछले 4 दिनों से खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था, उसने कौशल को बाहों में भर लिया। जीजू, जीजू संभालिए खुद को। प्रतीक बिलख बिलख कर रो पड़ा। आशुतोष भैया सही कह रहे हैं। दीदी की ये हालत हमसे भी नहीं देखी जाती। आप प्लीज ऐसे मत करिए। आप टूट जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? कौशल ने प्रतीक को देखा। प्रतीक की मासूम आंखें आंसू बहाते बहाते सूज गई थीं। कौशल की ताकत जैसे एक पल में खत्म हो गई। उसके पैर कांपे और वो सीधे अस्पताल के ठंडे टाइल्स वाले फर्श पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर कसकर पकड़ लिया। 4 दिन पहले, सिर्फ 4 दिन पहले की तो बात थी। सब कुछ कितना खूबसूरत, कितना जीवंत था। उनकी शादी की तीसरी सालगिरह आने वाली थी। वे मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे थे। टिकट बुक हो चुके थे, होटल का रिजर्वेशन हो चुका था। श्वेता पैकिंग करने में जुटी थी और कौशल उसकी चुलबुली बातों को सुनकर हंस रहा था। फिर वे अपनी कार से हाईवे पर निकले थे और अचानक एक तीखे मोड़ पर सामने से आते हुए एक अनियंत्रित ट्रक की हेडलाइट्स की वो अंधाधुंध रोशनी, एक भयंकर धमाका और फिर चीखें, कांच के टूटने की आवाज और गहरा काला अंधेरा। जब कौशल को अस्पताल में होश आया था तो उसे सिर्फ मामूली खरोंचें आई थीं। एयरबैग ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन पैसेंजर सीट पर बैठी श्वेता की तरफ का हिस्सा सीधे ट्रक से टकराया था। कौशल ने अपनी आंखें बंद की तो उसे वही भयंकर मंजर याद आ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अस्पताल के बड़े से वेटिंग एरिया में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा था। करीब 20-25 लोग वहां मौजूद थे। माहौल में एक बोझिल और घुटन भरी उदासी थी। प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठे लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई अपने आंसू पोंछ रहा था तो कोई चाय के प्लास्टिक कप हाथों में लेकर नचाते हुए दार्शनिक बातें कर रहा था। श्वेता की ताई जी, जो 70 साल की एक बुजुर्ग महिला थीं, वे कोने में बैठी थीं। उनके मुंह से रुक रुक कर बुदबुदाहट निकल रही थी। अरे भगवान, कैसी लीला है तेरी। हम जैसे सूखे पत्तों को तू क्यों नहीं उठा लेता? जो बिस्तर पर पड़े पड़े दूसरों पर बोझ बने हुए हैं, उन्हें तो उठाता नहीं। और इस फूल सी बच्ची को, जिसने अभी दुनिया देखी ही कहाँ थी, अभी तो इसकी गोद भी सुनी है, घर में नन्हे मुन्ने के कदमों की आहट भी नहीं हुई, और तूने इसे इस मशीनी बिस्तर पर डाल दिया। क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? ताई जी की ये बातें कौशल के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिर रही थीं। हर शब्द उसके दिल पर वार कर रहा था। तभी श्वेता की बुआ अपनी जगह से उठी। बुआ परिवार में अपने स्पष्ट और व्यवहारिक रवैये के लिए जानी जाती थीं। वे हमेशा जज्बातों से ज्यादा वास्तविकता को प्राथमिकता देती थी। वे धीरे धीरे चलकर कौशल के पास आईं और उसके बगल में जमीन पर ही बैठ गईं। उन्होंने कौशल के कांपते हुए कंधे पर हाथ रखा। बेटा कौशल, बुआ की आवाज में एक अजीब सी कठोरता और भारीपन था। मैं जानती हूँ कि तुम श्वेता से कितना प्यार करते हो, लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हमसे भी अपनी बच्ची की ये हालत अब और नहीं देखी जाती। डॉक्टर साफ साफ जवाब दे चुके हैं। कौशल ने सिर उठाकर बुआ की तरफ देखा। बुआ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तुम अपने दिल को पत्थर बनाओ बेटा। श्वेता को इस तकलीफ में और मत रखो। उस बेचारी के शरीर में न जाने कितनी सुइयां और नलियां घुसी हुई हैं। सांस भी मशीनों के भरोसे चल रही है। उसके शरीर को इन लोहे और प्लास्टिक की मशीनों से कब तक बांध कर रखोगे? उसे शांति से जाने दो। वेंटिलेटर हटाओ और उसे सम्मान के साथ घर ले चलो। ये शब्द सुनते ही कौशल के शरीर में जैसे बिजली का एक खौफनाक करंट दौड़ गया। उसके भीतर का सोया हुआ इंसान एक झटके में जाग उठा। उसकी आंखों में निराशा की जगह एक भयानक गुस्सा और अटूट दीवानगी उतर आई। वो जमीन से झटके के साथ खड़ा हुआ। उसके इस तरह अचानक खड़े होने से बुआ थोड़ा पीछे हट गईं। ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? कौशल की आवाज पूरे वेटिंग एरिया में गूंज उठी। वहां बैठे सारे रिश्तेदार चौंक कर खड़े हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। आप लोग कैसे इतनी आसानी से उम्मीद छोड़ सकते हैं? कौशल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। वो मेरी पत्नी है, मेरी सांसें उससे चलती हैं। आप लोग उसका अंतिम संस्कार करने की बातें इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं? क्या इसीलिए आप सब यहाँ जमा हुए हैं, उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए? जीजू, शांत हो जाओ। बुआ जी आपके भले के लिए। प्रतीक ने बीच में बोलना चाहा। नहीं प्रतीक, कौशल ने प्रतीक को रोक दिया।
कोई मेरे भले के लिए नहीं बोल रहा। सब अपनी अपनी सहूलियत देख रहे हैं। सबको लगता है कि खेल खत्म हो गया। लेकिन सुन लीजिए आप सब लोग। कौशल ने घूम घूम कर वहां खड़े हर एक रिश्तेदार का चेहरा देखा। मैं श्वेता को इस अस्पताल से तब तक बाहर नहीं लेकर जाऊंगा जब तक वो अपने पैरों पर चलकर मेरे साथ घर नहीं जाती। अगर आप लोगों को लगता है कि वो मर रही है और आप लोग उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप सब अपने अपने घर जाइए। मुझे और मेरी पत्नी को अकेला छोड़ दीजिए। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। बुआ बिना कुछ कहे पीछे हट गईं। रिश्तेदारों में आपसी कानाफूसी शुरू हो गई। बेचारा पागल हो गया है, सदमे में है, स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन कौशल को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए दुनिया सिमट कर सिर्फ उस कांच के पार की उस चार दीवारी तक रह गई जहां श्वेता सो रही थी। रात के 2 बज चुके थे। अस्पताल के ज्यादातर रिश्तेदार धीरे धीरे अपने अपने घर लौट चुके थे। सिर्फ प्रतीक वेटिंग एरिया की एक बेंच पर सो रहा था। अस्पताल का गलियारा अब एकदम सुनसान था। सर्द हवाएं खिड़की के शीशों से टकराकर एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। नर्सें अपने अपने केबिन में नाइट ड्यूटी के कागजात पूरे कर रही थीं। कौशल ने आईसीयू के बाहर से एक प्लास्टिक की कुर्सी खींची और कांच की दीवार के बिल्कुल पास लगा ली। वो बैठ गया और अपने दोनों हाथ कांच पर रख दिए। कांच के उस पार मॉनिटर की हल्की हरी रोशनी श्वेता के पीले पड़ चुके चेहरे पर पड़ रही थी। वे होंठ जो कभी जरा सी बात पर खिलखिला उठते थे, आज एकदम सूखे और बंद थे। कुर्सी पर बैठे बैठे कौशल की आंखों से आंसू निकलकर उसके कपड़ों में जज्ब होने लगे। उसने अपना माथा फिर से कांच पर टिका दिया और मन ही मन बुदबुदाया, श्वेता, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें भी वापस आना होगा। तुम अपना वादा ऐसे नहीं तोड़ सकती। अस्पताल की उस ठंडी मशीनी और मौत के एहसास से भरी रात में, जहां विज्ञान ने अपने हथियार डाल दिए थे और अपनों ने उम्मीदें छोड़ दी थी, वहां सिर्फ एक इंसान खड़ा था, अकेला, टूटा हुआ, लेकिन अपने अटूट विश्वास और प्यार के बल पर काल को चुनौती देता हुआ। उम्मीद का आखिरी चिराग अभी बुझा नहीं था। आज जब श्वेता उन बेजान तारों और मशीनों के बीच मौत से लड़ रही थी, तो कौशल की आंखों के सामने उनका पूरा अतीत किसी पुरानी रील की तरह घूमने लगा। वो पहली मुलाकात आज भी उसके जेहन में ताजा थी, जब कॉलेज के एनुअल फंक्शन में श्वेता ने स्टेज पर गिटार बजाते हुए एक ऐसा गीत गाया था जिसने कौशल के दिल के तारों को हमेशा के लिए झंकृत कर दिया था। वो एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती थी। कौशल, जो हमेशा से अपनी किताबों की दुनिया में खोया रहता था, श्वेता के चुलबुलेपन और उसकी बेबाक हंसी का ऐसा दीवाना हुआ कि उसने अपने जीवन में पहली बार किसी से बात करने के लिए खुद पहल की थी। उनकी दोस्ती को प्यार में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और कॉलेज की कैंटीन से लेकर शहर के उस कैफे तक, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शामें बिताई थी, हर कोना उनके अटूट बंधन का गवाह बन गया था। शादी के बाद 3 साल किसी खूबसूरत सपने की तरह बीते थे, जहां श्वेता ने कौशल के शांत जीवन में रंगों की एक पूरी दुनिया भर दी थी। वो छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाली लड़की थी, जिसे महंगे तोहफों की नहीं, बल्कि कौशल के साथ बिताए गए वक्त की कद्र थी। वे उस एक्सीडेंट वाले दिन भी तो कितने खुश थे। अपनी तीसरी सालगिरह मनाने के लिए हिल स्टेशन जाने की सारी पैकिंग हो चुकी थी और श्वेता ने अपनी डायरी में उन सभी जगहों की लिस्ट बनाई थी जहां वे जाने वाले थे। लेकिन किस्मत को शायद उनका ये खुशहाल सफर मंजूर नहीं था। कार में बैठे हुए श्वेता ने रेडियो पर अपना पसंदीदा गाना लगा रखा था और वो कौशल के कंधे पर सिर रखकर भविष्य के सपने बुन रही थी। कौशल मुस्कुराते हुए उसे सुन रहा था। तभी एक अंधे मोड़ पर सामने से एक बेकाबू ट्रक उनकी लेन में आ घुसा। कौशल ने ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर मारा और स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला और एक खौफनाक धमाके के साथ उनकी दुनिया उलट गई। आज अस्पताल की उस ठंडी कुर्सी पर बैठे कौशल को जब वो याद आ रहा था कि कैसे एयरबैग खुलने के बावजूद श्वेता का सिर डैशबोर्ड से टकराया था,
और उसके माथे से बहता हुआ खून कौशल के हाथों को लाल कर रहा था तो उसकी रूह कांप उठी। उसने उस लहूलुहान अवस्था में भी श्वेता का हाथ कसकर पकड़ रखा था और एम्बुलेंस के आने तक बस यही दुआ कर रहा था कि उसकी सांसें न रुकें। और आज भी जब विज्ञान हार मान चुका था, वो बस यही दुआ कर रहा था कि उनकी प्रेम कहानी का अंत इस तरह इन मशीनों की आवाज के बीच तो हरगिज नहीं हो सकता। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और अस्पताल के आईसीयू कॉरिडोर में सन्नाटा अपने चरम पर था। कांच की दीवार के पार वेंटिलेटर की टिक टिक करती आवाज किसी ढलती हुई जिंदगी की अंतिम चेतावनी जैसी लग रही थी। डॉक्टर आशुतोष अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान एक बार फिर कौशल के पास आए। उनके चेहरे पर गहरी थकान और असहायता के भाव थे। उन्होंने कौशल के कंधे पर हाथ रखकर बेहद धीमे स्वर में कहा, कौशल, सुबह होने वाली है। मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक वाइटल्स लगातार गिर रहे हैं। सुबह सीनियर बोर्ड की मीटिंग है। वे औपचारिक रूप से लाइफ सपोर्ट हटाने की सिफारिश करेंगे। तू अब भी खुद को संभाल ले। श्वेता अब हमारे किसी भी प्रयास का हिस्सा नहीं रही। कौशल ने आशुतोष की तरफ देखा भी नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जब तक उसकी नाड़ी में एक भी स्पंद बाकी है, मेरी उम्मीद खत्म नहीं होगी आशुतोष। तुम अपना डॉक्टरी धर्म निभाओ, मुझे मेरा पति धर्म निभाने दो। आशुतोष सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चले गए। कौशल ने आईसीयू के अटेंडेंट को मनाकर कुछ मिनटों के लिए अंदर जाने की अनुमति ली। आईसीयू की ठंडी हवा और सैनिटाइजर की गंध के बीच वो श्वेता के पलंग के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बहुत ही नजाकत से श्वेता का ठंडा बेजान हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसके हाथों का स्पर्श इतना सख्त था मानो वो श्वेता को मौत की गिरफ्त से खींच लेना चाहता हो। उसने अपने मोबाइल पर श्वेता की फेवरेट फिल्म का एक गाना बजाया और उसके कान के पास रख दिया। गाना सुनते सुनते कौशल रोने लगा। उसके आंसू श्वेता के हाथ पर गिर रहे थे। श्वेता, प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। कौशल लगातार बोल रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। कौशल को लगा जैसे श्वेता की उंगली हल्की सी हिली थी। कौशल का दिल पल भर के लिए धड़कना भूल गया। उसने अपनी आंखें पोंछी और श्वेता के हाथ को गौर से देखा। 2 सेकंड बाद श्वेता की उंगली फिर से हल्की सी हिली, जैसे वो कौशल के आंसुओं का जवाब दे रही हो। आशुतोष, आशुतोष। कौशल बदहवास होकर आईसीयू के दरवाजे की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया। डॉक्टर आशुतोष और 2 ऑन ड्यूटी नर्सें तुरंत अंदर दौड़े आए। क्या हुआ कौशल? आशुतोष ने कहा। आशुतोष, उसने उंगली हिलाई, उसने मेरी बात सुनी। कौशल हांफते हुए चिल्लाया। आशुतोष ने निराशाजनक नजर से कौशल को देखा। कौशल, कोमा और ब्रेन स्टेम इंजरी के मरीजों में स्पाइनल रिफ्लेक्स होना आम बात है। इसे होश में आना नहीं कहते। तुम चेक करो आशुतोष, प्लीज एक बार चेक करो, कौशल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आशुतोष ने एक भारी सांस ली और जांच शुरू की। उसने श्वेता की आंखों में रोशनी डाली। कोई पुतली का फैलाव नहीं था, लेकिन जैसे ही आशुतोष ने श्वेता के पैर के तलवे पर हल्की खरोंच लगाई, श्वेता के पैर का पंजा धीरे से पीछे की ओर सिकुड़ गया। आशुतोष का हाथ वहीं थम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये? आशुतोष हड़बड़ाया। उसने तुरंत मॉनिटर की तरफ देखा। मॉनिटर पर चल रही सीधी और लगभग सपाट हरी रेखाओं में अचानक छोटे छोटे तरंगिए उभार आने शुरू हो गए थे। ब्रेन वेव एक्टिविटी वापस दर्ज हो रही थी। माय गॉड! नर्स के मुंह से बेसाख्ता निकला। आशुतोष ने तुरंत श्वेता की पल्स चेक की, जो अब पहले से थोड़ी ज्यादा स्थिर और तेज थी। आशुतोष ने हक्के बक्के होकर कौशल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत जीत का एहसास था। कौशल, आशुतोष की आवाज कांप रही थी। ये सिर्फ स्पाइनल रिफ्लेक्स नहीं है। उसके मस्तिष्क की तंत्रिकाएं सिग्नल हासिल कर रही हैं। वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं कौशल। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कौशल के घुटने जवाब दे गए। वो आईसीयू के ठंडे टाइल्स पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। ये 4 दिनों की घुटन दर्द और अपमान के बाद निकले खुशी के आंसू थे। उसने अपना माथा फर्श से टेक लिया। उसके अटूट प्यार और विश्वास ने उस मेडिकल साइंस को झुका दिया था जिसने कुछ घंटे पहले उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया था। मौत की काली रात छट रही थी और उम्मीद की एक पहली किरण
आईसीयू की एक खिड़की से छनकर अंदर आ चुकी थी। चमत्कार की उस रात के बाद श्वेता का जीवन एक नए और बेहद कठिन पड़ाव पर पहुंच चुका था। हालांकि मौत का तात्कालिक खतरा टल चुका था, लेकिन कोमा से बाहर आने की राह किसी लंबी और पथरीली चढ़ाई जैसी थी। कुछ ही दिनों में उसके वाइटल्स स्थिर होने पर उसे आईसीयू से हटाकर एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां मशीनों का शोर तो कम था, पर अनिश्चितता का दबाव अब भी बना हुआ था। अस्पताल के उस शांत कमरे में कौशल की असली तपस्या शुरू हुई। श्वेता की मांसपेशियां महीनों तक निष्क्रिय रहने के कारण एकदम कमजोर पड़ चुकी थीं। शुरू के दिनों में वो सिर्फ अपनी पलकें झपकाकर कौशल की बातों का जवाब देती थी। कौशल हर सुबह उसकी उंगलियों की मालिश करता, उसे पुरानी तस्वीरें दिखाता और बेहद धीमे स्वर में दिन भर की बातें सुनाता। फिजियोथेरेपी का दौर बेहद कष्टदायक था। जब थेरेपिस्ट श्वेता को बेड पर बिठाने या उसकी टांगों को मोड़ने की कोशिश करते, तो उसके चेहरे पर दर्द की रेखाएं उभर आती और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। कौशल उसका हाथ कसकर थामे रहता और लगातार फुसफुसाता, बस थोड़ा सा और श्वेता, हम मिलकर ये जंग जीतेंगे। कौशल की ये अटूट उपस्थिति श्वेता को वो हिम्मत देती जो किसी पेन किलर इंजेक्शन में नहीं थी। 3 हफ्तों बाद एक दोपहर, जब कौशल उसके होठों को पानी से भिगो रहा था, श्वेता ने अपने कांपते हुए होठ खोले। उसकी आवाज बहुत कमजोर और अस्पष्ट थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत समेट कर कहा, कौशल। वो शब्द सुनते ही कमरे में मौजूद कौशल और प्रतीक की आंखें भर आईं। ये 4 हफ्तों में पहली बार था जब श्वेता ने अपनी जबान से कोई शब्द कहा था। उसी शाम रिश्तेदारों का रवैया भी पूरी तरह बदल चुका था। जो बुआ जी कुछ हफ्ते पहले श्वेता को वेंटिलेटर से हटाकर शांति से जाने देने की वकालत कर रही थीं, वे जब वार्ड में आई तो श्वेता को कौशल का हाथ पकड़े मुस्कुराते देखकर खुद को रोक नहीं पाई। बुआ जी ने कौशल के सामने हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं उम्र में बड़ी जरूर हूँ, लेकिन प्यार और विश्वास में कितनी ताकत होती है, ये आज मैंने तुझसे सीखा है। हम तो उम्मीद खो चुके थे, पर तेरी जिद ने हमारी बच्ची को वापस खींच लिया। डॉक्टर आशुतोष भी अक्सर वार्ड में आते। वे अब केवल एक न्यूरोलॉजिस्ट की हैसियत से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह आते जिसने मेडिकल किताबों से परे जिंदगी की एक नई सच्चाई देखी थी। आशुतोष ने कौशल से कहा, कौशल, मेडिकल साइंस ने मुझे सिर्फ दवाइयां देना सिखाया था, लेकिन तूने मुझे सिखाया कि मरीज की हिम्मत और अपनों का अटूट विश्वास किसी भी दवा से बड़ी खुराक होता है। धीरे धीरे श्वेता ने चम्मच से खाना खाना सीखा, अपने पैरों पर जमीन को स्पर्श कराना शुरू कर किया और कौशल के सहारे कमरे में 2 कदम चलने लगी। टूटे हुए सपने जो दुर्घटना के उस भयानक दिन बिखर गए थे, अब एक एक करके फिर से जुड़ रहे थे, ज्यादा मजबूत और ज्यादा खूबसूरत अंदाज में। 6 महीने का लंबा और धैर्यपूर्ण समय बीत चुका था। अस्पताल का वही विशाल और ठंडा मुख्य द्वार आज एक बिल्कुल अलग रूप में सामने खड़ा था। सूरज की सुनहरी गर्म किरणें कांच की ऊंची खिड़कियों से छनकर जमीन पर बिखरी हुई थी, मानो इस नए दिन का स्वागत कर रही हूं। स्वचालित कांच के दरवाजे धीरे से खुले और कौशल एक व्हील चेयर को पकड़े हुए बाहर निकला। उस व्हील चेयर पर श्वेता बैठी थी। उसके पीले पड़े चेहरे पर अब वही पुरानी चमक लौट आई थी और गालों पर गुलाबी रंगत वापस आ चुकी थी। हालांकि उसके शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने और बिना सहारे के दौड़ने भागने में अभी और वक्त लगने वाला था, लेकिन वो मौत के उस भयानक साए और खतरे से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर प्रतीक, बुआ जी, ताई जी और परिवार के बाकी सदस्य हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए उनका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर आशुतोष भी अपने सफेद एप्रन में मुस्कुराते हुए सीढ़ियों के पास खड़े थे। जैसे ही कौशल श्वेता को लेकर सीढ़ियों के पास पहुंचा, पूरे परिवार ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। बुआ जी ने आगे बढ़कर श्वेता के माथे पर हाथ रखा और उसकी नजर उतारी, जबकि प्रतीक की आंखें खुशी के आंसुओं से नम थीं। सब कुछ सेट है जीजू, प्रतीक ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। कौशल ने बहुत ही नजाकत और संभाल के साथ श्वेता को अपनी गोद में उठाया, ठीक वैसे ही जैसे उसने शादी के दिन पहली बार उसे उठाया था, और उसे कार की आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठाया। उसने सीट बेल्ट बांधी और जब वो पीछे हटने लगा तो श्वेता ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्वेता ने कौशल की आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द एकदम स्पष्ट और दिल को छू लेने वाला था। थैंक यू कौशल, मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लाने के लिए।
कौशल ने मुस्कुराते हुए श्वेता के माथे को चूमा और बेहद प्यार से कहा, मैंने तो बस तुम्हारा हाथ थाम रखा था श्वेता। वापस तो तुम अपनी अटूट इच्छा शक्ति और जिद से आई हो। गाड़ी धीरे धीरे हाईवे की ओर बढ़ गई। कार के साइड मिरर में वो अस्पताल वेंटिलेटर की वो खौफनाक बीप बीप की आवाजें, निराशा से भरी वो खौफनाक रातें और आईसीयू की वे ठंडी दीवारें बहुत पीछे छूटती जा रही थी। सामने खुली चमकदार सड़क थी, पहाड़ों की ठंडी हवा थी और एक बिल्कुल नई सुबह थी। एक ऐसी नई जिंदगी जिसे मौत भी अपने साए में नहीं ले जा सकी और जिसे सिर्फ सच्चे प्यार, प्रार्थनाओं और अटूट विश्वास ने जीत लिया था। कहानी का ये अंतिम सफर हमें सिखाता है कि जब तक हमारी सांसें और विश्वास कायम है, तब तक कोई भी उम्मीद खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल को छू लेने वाली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।